welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Astogi. आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी है. आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में. मैटर के जो स्टेट्स होते हैं इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन स्टेट्स में चेंजेस होते हैं. इसमें सबसे पहले हमने बात करी मैटर इनर सराउंडिंग की, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो प्लीज़ आप देखिए ज़रूर कि उसमें मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया है. इसमें मैंने बताया था कि मैटर इनर सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो प्लीज़ आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये जो चेंजेस होते हैं ये इसमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं. इसमें किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, या किस तरीके से जो स्टेट्स हैं मैटर के वो चेंज होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की. उसमें हम बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की, जिसमें हमने 3 स्टेट्स को बहुत आराम से बहुत ही ईजिली हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की. इसमें हमने जो पहले आपको बताया था कि जो स्टेट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं. इंटर कन्वर्जन होता है उसमें, मतलब कि आपस में ही ये 3 स्टेट्स जो हैं वो चेंज होते हैं. सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड गैस में, फिर गैस जो है वो वापस लिक्विड में बदलती है, लिक्विड फिर से सॉलिड में होता है. एंड इसमें 2 और चेंजेस इंक्लूड किए गए हैं. सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है या गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो सकती है. तो ये कैसे होता है? सबसे पहले जो सॉलिड है जब उसको मेल्ट किया जाएगा, अब वो मेल्टिंग कैसे होगी? मेल्टिंग तब होगी जब हम इसमें ऐड करेंगे हीट को. ऑन एडिंग हीट सॉलिड विल टर्न इनटू लिक्विड. सेम प्रोसेस लिक्विड के साथ भी होगा. जब हम लिक्विड को कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. इसका जो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जब पानी वहाँ तक या जो लिक्विड है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा तो वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा. मैं यहाँ पे वेपराइज टर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो गैस से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो गैस का वो वेपर्स हैं. तो जब लिक्विड को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे तो वो गैस में चेंज होने लग जाएगा. फिर अब ये वापस कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया इंटर कन्वर्जन है. इंटर कन्वर्जन मतलब होता है जिस तरीके से वो प्रोसेस हो रहा है उसी तरीके से वो वापस आएगा, ओरिजिनल फॉर्म में अपने वापस आएगा. इंटर कन्वर्जन आपस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं. तो सॉलिड जो है वो हीट देने पे मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड बना. जब वो मेल्टिंग होकर के लिक्विड आया, लिक्विड से वो फिर से हीट अप होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट से फिर वो गैस पे आ जाएगा. गैस से वो वेपर्स बनेगा. जब वो गैस के जो वेपर्स होंगे उनको हम कूल डाउन करेंगे तो वो वापस लिक्विड में आ जाएंगे. और जब इस लिक्विड को हम फ्रीज करेंगे, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये वापस से सॉलिड बन जाएगा. इनके बेस्ट एग्जाम्पल जो हैं, सॉलिड का जो है वो आइस है, लिक्विड का वाटर है एंड गैस का ऑलरेडी वेपर्स मैंने आपको बता दिया है. इन तीनों स्टेट्स में ये इंटर कन्वर्जन कम्प्लीटली होगा. बट अभी मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स और लिखे हैं, एक है सब्लिमेशन और एक है डी सब्लिमेशन. इनका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जब सॉलिड गैस में डायरेक्ट टर्न होगा तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा. और जब वो गैस में टर्न हो जाएगा वापस से अगर वो सॉलिड में जाना चाहेगा, सॉलिड स्टेट में, तो वो डी सब्लिमेशन होगा. इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ नेपथलीन बॉल. नेपथलीन बॉल जो है वो पहले सॉलिड होती है
एंड कुछ टाइम बाद अगर उसको हम एयर में रख दें या एक रूम टेम्परेचर में रख दें तो वो गैशियस फॉर्म में डायरेक्ट आती है विदाउट टर्निंग इनटू अ लिक्विड फॉर्म, वो डायरेक्ट गैस में आती है। सो यही है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की एक डेफिनेशन है जिसका कंप्लीट फॉर्म ये डायग्राम है। उसकी डेफिनेशन जो है वो ये है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड अनदर से फिर बैक आता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में एंड के कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताया है। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में दो टाइप्स में चेंजेस होते हैं। सबसे पहले चेंज होगा टेम्परेचर में, फिर चेंज होगा प्रेशर में। ये दोनों चेंजेस जब होंगे तो ये इंटर कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स सॉलिड जो है वो लिक्विड में टर्न होगा, लिक्विड गैस में होगा, गैस फिर से लिक्विड में टर्न होकर के सॉलिड में टर्न होगी एंड देन सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन भी कंप्लीट होगा। दैट मीन्स कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने बताया था कि दो तरीके से ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये चेंज होते हैं। तो पहला था चेंज इन टेम्परेचर एंड सेकंड था चेंज इन प्रेशर। तो सबसे पहले हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट्स होते हैं जिसमें जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हीटिंग का प्रोसेस है ये हर तरीके से इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो सॉलिड है उसको जब हम हीट करते हैं तो जो इसके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इसमें लगती है। काइनेटिक एनर्जी लगने के बाद जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है या कह सकते हैं जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है पर बहुत कम। सॉलिड जैसे केस में सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा लगता है। तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे इसमें तो ये जो हीट होगी ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी पार्टिकल्स को और पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से जो इनके बीच का फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटने लगेगा। और जब हीट प्रोवाइड करने पे ये फोर्स जो है वो टूटने लगेगा, जो बॉन्ड टूट जाएगा तो वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे आइस, सॉलिड में हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आइस का, लिक्विड में हम वाटर ले सकते हैं और गैस में हम वाटर वेपर ले सकते हैं। तो जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? सॉलिड को हम या तो रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं या किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने उसको हीट प्रोवाइड करी और उस हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूटने लग जाता है और जिसकी वजह से वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जब ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस हम करेंगे जो हमने सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफ़र करने में किया था। हम लिक्विड को भी हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे लिक्विड जो है उसको हम अगर स्टोव पे या गैस पे चढ़ा देते हैं तो उसको हीट, एक्सटर्नल हीट मिलती है जिसकी वजह से अगेन काइनेटिक एनर्जी लगेगी और जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें भी ये काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच का कम होता जाएगा या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनके पार्टिकल जो हैं वो दूर होते जाएंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब दूर होते जाएंगे पार्टिकल्स तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होता जाएगा। तो जब लिक्विड जो है उसको हीट किया जाएगा, बॉइलिंग करी जाएगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू गैस और गैसियस फॉर्म, जिसको हम वाटर वेपर कहते हैं। जब वाटर वेपर है, जब वो कंप्लीट अपने फॉर्म में आ जाएगा, तब प्रोसेस स्टार्ट होगा कूलिंग का। कूलिंग के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होगा, हमने जब लिक्विड को गैस में चेंज किया, दैट मीन्स हमने बॉइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया। बॉइलिंग में अगर हम जब किसी यूटेंसिल पे उसको कवर कर देंगे, तो जो उस यूटेंसिल का नीचे का सरफेस होगा तो उस पे एक वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फॉर्म होने लग जाएंगी। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों होंगी? बिकॉज जो यूटेंसिल में लिक्विड बॉयल हो रहा है वो स्टीम बन करके उस सतह पर, यानी कि उसकी नीची सतह पर जाकर के चिपक रहा है, और बाद में वो वाटर अगेन, वो जो वेपर है वो अगेन वेपर से वाटर बन करके इस लिक्विड में मिल रहा है। कूल डाउन होने के बाद वो फिर वाटर बन रहा है, फिर हीट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इसको हम वाटर साइकिल की तरीके से भी समझ सकते हैं। तो जब गैसियस फॉर्म में वो आया, या जो गैस है वाटर वेपर के फॉर्म में आया, वो कूल होगा या कंडेंसेशन होगा उसमें, और वो फॉर्म होने के बाद अगेन वो लिक्विड बनेगा। जब वो लिक्विड बनेगा तो अगेन उसमें एक और कूलिंग का प्रोसेस हम करेंगे, दैट इज उसमें फ्रीजिंग होगी। फ्रीजिंग जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब फ्रीजिंग होगी तो वो लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इसी को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। और इसमें उसका जो फर्स्ट चेंज था, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, उसको भी हमने डिफाइन किया कि किस तरीके से चेंज इन टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स हमने सॉलिड का टेम्परेचर ज़्यादा किया, दैट मीन्स उसको हीट प्रोवाइड करी, और उस हीट प्रोवाइड करने की वजह से वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ। फिर हमने लिक्विड को हीट प्रोवाइड करी तो अगेन वो गैस फॉर्म में चेंज हुआ। जब गैस का हमने टेम्परेचर कम कर दिया, यानी कूल कर दिया, कंडेंसेशन करा, देन अगेन वो क्या हुआ, वो लिक्विड में चेंज हो गया। ओके, लिक्विड में चेंज होने के बाद अगेन हम उसको सॉलिड में जब चेंज करेंगे तो हमें फिर से फ्रीजिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। लिक्विड से जब गैस में चेंज होते हैं तो या तो हम उसे बॉइलिंग कहते हैं, या हम कहते हैं उसको वेपराइजेशन। वेपराइजेशन इसलिए क्योंकि लिक्विड से वो वेपर्स में फॉर्म हो रहा है, वाटर से वो वेपर्स में जा रहा है, इस वजह से उसे वेपराइजेशन भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, देयर आर 2 पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ये 2 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो हमेशा होता है। सो अभी तक हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को, पर टेम्परेचर को हम चेंज तो करेंगे बट उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि कितनी टाइप की स्केल्स होती हैं और कौन सा फॉर्मूला होता है। सो 2 टाइप की स्केल्स होती हैं, सबसे पहली केल्विन स्केल होती है और दूसरी होती है सेल्सियस स्केल। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग होता है, तो हम सबसे पहले इन फॉर्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है स्केलिंग ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर में, हाउ टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ केल्विन स्केल। टेम्परेचर जब केल्विन स्केल का होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको सेल्सियस इतना दिया है, आपको केल्विन में ट्रांसफर करना है या कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे। टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस को पुट करेंगे -273.16, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, T जो है कैपिटल T ब्रैकेट में K, ये रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन स्केल को, इज इक्वल टू स्मॉल t ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस को, -273। नाउ व्हाट इज 273,
केल्विन जो होता है ये एक यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, और उसमें जो केल्विन होता है वो मैक्सिमम 273 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री अगर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस अगर होगा, तो वो केल्विन स्केल में होगा 273 केल्विन। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला होगा दैट केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होगा इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल हम पहले पुट करेंगे -273। देन सेकेंड है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पे कैसे करेंगे? टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर -273 अगेन। सेम ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले हमने केल्विन स्केल में पुट किया था, अब हम सेल्सियस स्केल में पुट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल -273। तो इसका फॉर्मूला जो है वो सिंपली ये बनेगा कि स्मॉल टी ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कैपिटल टी ब्रैकेट के दैट इज केल्विन -273। नाउ बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट आपको सेल्सियस की डिग्री दी होगी, कितनी सेल्सियस होगा आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो कैसे होगा? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, जो डिग्री आपको सेल्सियस की दी होगी यहाँ आप पुट करेंगे -32। ये होता है कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जब आपको फ़ारेनहाइट नहीं पता है और आपको सेल्सियस पता है और आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है हमने ये तो देख लिया, पर अब इसके बाद इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है लेटेंट हीट। व्हाट इज़ लेटेंट हीट? इसमें सबसे पहला जो टर्म है लेटेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो हिडन होती है। इसका मतलब होता है कि जब हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, दैट इज़ लेटेंट। अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ क्यों इन्वॉल्व किया गया है? इसको इसलिए इन्वॉल्व किया गया है बिकॉज चेंजेस जो होते हैं वो तो हमें दिख जाते हैं, पर जो उसके अंदर हीट इन्वॉल्व होती है वो हमें नहीं दिखाई देती है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि चेंजेस जो हो रहे हैं स्टेट में वो हमें शो हो? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है, व्हेन हीट गिवन टू अ सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर चेंजेस। सबसे पहला जो लॉजिकल स्टेटमेंट है वो ये है कि जब किसी भी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन वो है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द हीट। ये एक हीट है या ये एक एनर्जी है दैट इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज। दैट मीन्स ये या तो अब्जॉर्ब हो सकती है या रिलीज हो सकती है ड्यूरिंग अ फेज। एक फेज के दौरान ये होती है जिसमें चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस का। और वो सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस हो सकता है या तो गैस से लिक्विड हो, या लिक्विड से सॉलिड हो, या सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, वाइस वर्सा भी हो सकता है। दैट मीन्स कि जब हीट एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, दैट मीन्स या तो अब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, तो उस दौरान जो चेंजेस होते हैं किसी भी सब्सटेंस में उसको लेटेंट हीट कहते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इसमें अब बताया गया है कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को, टेम्परेचर को नहीं चेंज करेंगे हम, किसी के स्टेट को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर जो होगा या तो अप होगा या डाउन होगा। तो यहाँ पे उसको लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट बेसिकली दो टाइप्स में होती हैं, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये एक्चुअल में वर्क करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि लेटेंट हीट में दो फॉर्म्स होते हैं उसके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
दोनों को हम इसमें पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें हम देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में जब वो चेंज होते हैं तो किस तरीके से, क्या उसके फिजिकल चेंज अपीयरेंस होता है, या कह सकते हैं कि उसकी चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड सेम चीज़ हम वेपराइजेशन में देखेंगे, जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, क्या उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस होते हैं या क्या उसके टेम्परेचर में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ते हैं। इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या होता है, इस डेफिनेशन में सिंपल बताया गया, बहुत सिंपली समझाया गया है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं या उसमें रिक्वायर्ड है, किस चीज़ में रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम ऑफ किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम ऑफ पोर्शन को चेंज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, तो क्या उसमें जो टेम्परेचर लग रहा है तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जा कर के रुक जाएगा। दैट मीन्स अगर हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाएं, सपोज सॉलिड है, सॉलिड में हमने हीट प्रोवाइड करी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करी उसमें, या रिक्वायर्ड थी उसमें तो हमने प्रोवाइड करी, तो उसमें क्या होगा, कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं होगी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मेल्ट होगी। मतलब कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है अपने इनिशियल स्टेजेस में रहेगा। और यहीं पे ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हमें समझाना चाह रहा है कि जब सॉलिड इनिशियल स्टेज पे होगा, जब वो मेल्ट हो रहा होगा एंड लिक्विड फॉर्म कर रहा होगा, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का, वो कितना होता है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। ये इसका एक कंप्लीट पोर्शन है। ये कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो आइस है, आइस को ये कंसीडर किया गया 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि लिक्विड जो है वो गैस में कैसे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of liquid into gas at its boiling temperature without any rise in temperature is known as latent heat of vaporization. Now थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप बार बार अगर इस डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये डेफिनेशन समझ में आएगी। बट द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें रिक्वायर्ड है या एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg का जो लिक्विड है उसको गैशियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है। दैट मीन्स अगर हम, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जब हीट प्रोवाइड करी थी आइस को, तो वो स्टार्ट हुई थी मेल्ट होना, उसी तरीके से जब हम लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट तक, कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक जब लेके जाएंगे तो वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, यानी कि वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, एंड उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, जिसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, have more energy than water at the same temperature. That means जो water vapor है अगर वो 373 डिग्री सेल्सियस पे है, that means अगर हम 373 केल्विन पे है, I said सेल्सियस बट ये केल्विन है, 373 केल्विन पे ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और जब ये इसके बराबर होगा तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम टेम्परेचर में आ जाएगा। दैट मीन्स जो एक्चुअल में स्टीम का टेम्परेचर है केल्विन में और जो वाटर का टेम्परेचर है सेल्सियस में, वो दोनों सेम हो जाएंगे। सो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। एक था चेंज इन टेम्परेचर का और दूसरा था चेंज इन प्रेशर का। चेंज इन टेम्परेचर अभी तक हमने पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे इफ़ेक्ट्स हैं,
और स्केल जो है मेजरिंग टेम्परेचर की वो पढ़ा, फिर उसके बाद लेटेंट हीट और उसके टाइप्स पढ़े कि 2 टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा फॉर्म, दैट इज़ चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर में बेसिकली हमें देखना है कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं चेंज के। तो सबसे पहला क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल स्टेट of the substance can also be changed by changing the pressure. Now कोई भी फिजिकल चेंज, जो फिजिकल चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस का, ये टेम्परेचर के चेंज करने पे तो चेंज होता ही है, पर ये प्रेशर के चेंज करने पे भी होता है। तो ये कैसे होता है, ये इस तरीके से, मतलब इसका एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि जब हम देखते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होते हैं, जैसे आइस में, फिर लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन सारे पार्टिकल्स को बांध के रखा है, ये प्रेशर में भी हेल्प करता है। ये कैसे करता है, जब हम गैस को देखेंगे, गैस पे जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली, धीरे धीरे करके, मतलब ग्रेजुअली वो क्लोज आते रहते हैं। दैट मीन्स कि जो वो उसके पार्टिकल्स बहुत दूर थे इनिशियल स्टेज में, फाइनल स्टेज में वो बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। पर ये गैस की तो कोई हैबिट है ही नहीं, दैट मीन्स ये गैस का नेचर है ही नहीं कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास में हों। तो गैस जो होगी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगी इनटू लिक्विड, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, और ये गैस का नेचर नहीं है। गैस का नेचर ये है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत गैप रहती है, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। पर यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, दैट मीन्स लिक्विड स्टेट का जो नेचर होता है वो अडेप्ट करने लग गए हैं। इसी वजह से जिस वेसल में गैस रखी गई है और उसमें प्रेशर एक्सर्ट किया गया है तो वो गैस लिक्विडिफाई हो जाएगी, दैट मीन्स इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड। तो यही बताने की कोशिश है इसमें, दैट इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में सिंपली बताया गया है कि किस तरीके से गैस पे जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो अपने आप को लिक्विडिफाई करेगी एंड दैट गैस विल कन्वर्ट इट इनटू अ लिक्विड। सो ये था कंप्लीट इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में। फिर जो प्रेशर है ये गैस में जब कन्वर्ट होता है एंड इट इज़ मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स ATM। 1 ATM is equal to 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। PA जो है पास्कल को कहते हैं, और यहाँ पास्कल जो है ये प्रेशर की एक SI यूनिट होती है। अगर हम बहुत इजी वे में इसको डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करें या समझने की भी कोशिश करें तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट्स होते हैं, जिसमें सॉलिड जो है वो जब मेल्टिंग होगी तो वो लिक्विड हो जाएगा, दैट मीन्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हीट मिलने पे, काइनेटिक एनर्जी मिलने पे अपने आप को वाइब्रेट करेंगे एंड वो वाइब्रेशन से वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, दैट मीन्स फ्यूजन अकर होगा। उसी तरीके से जब लिक्विड को और हीट मिलेगी तो वो गैस में चेंज होगा, दैट मीन्स वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। वेपराइजेशन के बाद जब गैस जो है वो गैस को सॉलिडिफाई करने के लिए सब्लिमेशन का काम होता है या डीसब्लिमेशन भी हम बोल सकते हैं। फिर गैस को अगर हम कूल करेंगे तो वो हो जाएगी वापस लिक्विड, दैट मीन्स कंडेंसेशन यहाँ पे होगा। और जब हम लिक्विड को वापस सॉलिड करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा सॉलिडिफिकेशन। तो ये कम्प्लीटली ये हमको बताता है दैट इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं या चेंज इन प्रेशर जब हम अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से ये जो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है ये सारे स्टेट्स अपने आप को चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अभी तक हम पूरी वीडियो
वीडियो में डिस्कस करते आए हैं। व्हाट इज़ इवेपोरेशन, इनडायरेक्टली हमने अभी तक डिस्कस किया है कि क्या होता है ये, बट अब हम एक्चुअली इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके कुछ फैक्टर्स जानेंगे कि किस तरीके से ये एक्चुअल में हमारी सराउंडिंग में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वाटर वेपर्स, या उस वाटर वेपर की स्टेट में जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो इवेपोरेशन होता है। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू वेपर्स, तो ये इवेपोरेशन होता है। इससे रिलेटेड इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है इसका सरफेस, कैसे इवेपोरेशन सरफेस पे होता है। सपोज अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हम समर्स में अपने जो कपड़े होते हैं वो धूप में डालते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि धूप जो है वो जो उस कपड़े के अंदर वाटर है वो इवेपोरेट कर दे। कैसे? सरफेस इसमें कैसे हेल्प कर रहा है। हम जो कपड़े डालते हैं धूप में वो हम क्रश करके नहीं डालते कि ऐसे ही बस फोल्ड किया एंड डाल दिया, नहीं, हम उसे बाकायदा उसको फैलाते हैं ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए एंड उसमें जितना भी वाटर है वो पूरा एक सरफेस क्रिएट कर ले, जिसकी वजह से वो वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो एक फैक्टर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Then the second is temperature. Now what is temperature and how it is helpful in evaporation? तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि हम गर्मियों में कपड़े डालते हैं धूप में, तो उसमें टेम्परेचर कैसे होगा हेल्पफुल। जो सन है उसमें बहुत गर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से हम जो क्लॉथ डालते हैं धूप में उसकी वजह से वो जो टेम्परेचर होता है वो राइज होने लग जाता है और जो वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है इस इवेपोरेशन में। देन द थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। ना ह्यूमिडिटी क्या होती है? ऑलरेडी एयर में जो वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम ह्यूमिडिटी डिफाइन करते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें सिंपली वाटर जो होता है वो एयर में वाटर वेपर्स की तरीके से ऑलरेडी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से हम इसमें ह्यूमिडिटी में हम क्या करते हैं, हम समर्स में क्लॉथ ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं पर ह्यूमिडिटी में नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज जो एयर होती है सराउंडिंग में उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होती हैं और इस वजह से वो इवेपोरेशन जो है वो प्रोसेस स्लो कर देता है, बट इसका ये भी एक फैक्टर है। द फोर्थ फैक्टर इज विंड स्पीड। अब विंड स्पीड क्या है? विंड जब चलती है, जब हवा चलती है तो वाटर की जो वेपर एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो भी मूव करेंगे और जो क्लॉथ हम डालते हैं वो उसमें से वाटर वेपर्स जो होंगे उसमें से भी पास ऑन होंगे एंड वो जल्दी क्लॉथ को सुखा देगा या ड्राई अप कर देगा। तो इसमें 4 फैक्टर्स हैं, दैट इज सरफेस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ये चारों फैक्टर्स जो हैं इवेपोरेशन में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं या बहुत हेल्पफुल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वहाँ पे भी सॉल्व कर दूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।